Hello everyone, welcome to Idle Coaching and this is Krishnakant Singh Bundela and today we are going to discuss about the macroeconomics theory of rate of interest part 3 which is also in Hindi. इसमें हम पढ़ेंगे फिशर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. इन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो वो मॉडिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. एक और चीज कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट से अगर इसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा, आपको समझ में भी आएगा और हर चीज क्लियर होती जाएगी. स्टार्ट करते हैं. फिशर, इरविन फिशर, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल्स में. असल में इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी में वो रेस्ट करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के दो डिस्टिंक्शन पर, मतलब दो डिफरेंस पर. एक होता है रियल रेट और एक होता है मार्केट रेट. तो रियल रेट और मार्केट रेट, फिर मार्केट रेट भी दो प्रकार का होता है, एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और एंटिसिपेटेड डिफ्लेशन. तो रियल रेट इन्होंने क्या डिफाइन किया है उसको हम पहले समझ लेते हैं. रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट रेट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स. यानी कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस समय मान लीजिए कि प्राइस लेवल स्टेबल है, यानी प्राइस लेवल फिक्स है, महंगाई ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है, ऐसी कंडीशन है. इस समय मान लीजिए कि आप किसी को 100 रुपए देते हैं और वो व्यक्ति आपसे कहता है, आपका ही दोस्त है, वो कहता है कि मैं 1 साल के बाद आपको 100 रुपए की जगह 105 रुपए का कोई आइटम या कोई वस्तु खरीद के दूंगा. आप कहते हैं कि यार 100 रुपए मुझे अभी खर्च करने थे. ठीक है, जब मुझे 105 रुपए मिलेंगे 1 साल के बाद वो ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि प्राइस लेवल ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है, तो मैं 105 का कोई आइटम ले लूंगा. तो वो अपने 100 रुपए खर्च करना छोड़ देता है, वो अब उसको बचा लेता है या उसको वो 100 रुपए दे देता है अपने दोस्त को और खुद खर्च नहीं करता है. यानी कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल जो है, जिसमें उसको कुछ गुड्स मिल रहे हैं, दैट इज 5%. क्लासिकल राइटर्स के हिसाब से ये जो रेट है ये रियल इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं डिमांड और सप्लाई के, वो निर्धारित करते हैं. रियल डिमांड क्या? फंड्स की डिमांड. किसके द्वारा होती है? बिजनेस के द्वारा. यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको फंड मिले. तो वो फंड वो क्यों चाहते हैं? कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए. यानी अगर वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा फंड चाहेंगे, यानी उनकी डिमांड ज्यादा होगी. और इसी तरीके से रियल सप्लाई होता है. सप्लाई कौन करता है? वो सारे हाउस होल्ड्स या वो सारे लोग जो बेचारे कंज्यूम नहीं करते, सेव कर लेते हैं अपना पैसा और उसके बाद उस पैसे को दे देते हैं दूसरों को कि आप प्रोडक्शन कीजिए और हमको वो वस्तु दे दीजिएगा जो आप बना रहे हैं, उसमें से कुछ दे दीजिएगा. तो उनको लगता है कि आने वाले समय में भी प्राइस लेवल जो है वो ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है. तो उनको लगता है कि अगर हमने 1 लाख रुपए दे दिया है किसी को और वो हमको बाद में 1.5 लाख की चीज या 1,20,000 की, 1,30,000 की चीज लाकर दे देगा, तो ये उससे अच्छा बार्गेनिंग क्या हो सकती है. इस तरीके से वो अपना पैसा दे देते हैं. लेकिन जब हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं, ये वो एक्चुअल रेट है या इसको हम कहेंगे मनी रेट है, जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है एक गिवन टाइम पर. एक निर्धारित समय में जो रेट होता है दैट इज मनी रेट या मार्केट रेट. यानी कौन चाहेगा कि वो पैसा दे और उसको कोई वस्तु मिले. वास्तव में होता क्या है, जनरल प्राइस लेवल स्टेबल नहीं होते, फिक्स नहीं होते. आने वाले टाइम में या तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी. तो मार्केट रेट चेंज होने वाले हैं. तो कौन व्यक्ति चाहेगा कि वो कोई पैसे दे दे और उसके बदले में वस्तु ले? वो तो बोलेगा भाई हमको इसके बदले में आप पैसे ही दीजिए, यानी हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए मनी के टर्म्स में, तो हम आपको अपना पैसा देंगे. वो क्यों चाहेगा कि कोई वस्तु वगैरह उसको मिले? तो वो वस्तु ना चाहकर वो चाहेगा कि हमको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले. इसी को हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लासिकल थ्योरी ने एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. उन्होंने कहा है कि अगर प्राइस लेवल नहीं बढ़ते हैं ना घटते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, तो रेट रियल हो चाहे रेट मार्केट का हो, दोनों बराबर है. मगर ऐसा होता तो है नहीं. कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस दोनों को होती हैं, लेंडर्स को और बोरोवर्स को, कि या तो ये बढ़ेगा या तो ये घटेगा.
तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रियल रेट से अलग हो जाता है। डिपेंड करता है दो कंडीशंस पर। एक है आपका एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और एक है आपका एंटिसिपेटेड डिफ्लेशन। अब ये क्या होता है? एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अंदाजा लगा लिया है कि अब महंगाई दर बढ़ने वाली है, एक साल के बाद महंगाई बढ़ जाएगी। और ये होता ही है। अगर आप पिछले 10, 15, 20 साल पहले देखें तो जो चीज 100 रुपए में आती थी आज वो 500 की आ रही है, बल्कि 1000 की हो गई है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब जानते हैं। ऐसे टाइम में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलेंगे, 100 पर 3% चल रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए देगा तो उसको 103 रुपए वापस मिल जाएंगे। मगर जब महंगाई दर बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू घट जाएगी, यानी कि आप आज जो 100 रुपए लिए हुए हैं, एक साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। यानी होगा क्या कि मनी की वैल्यू सपोज डिक्रीज हुई 5%, हर साल हो रही है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको 100 का नोट दे रहा हूं और बाद में इससे 103 रुपए ले रहा हूं, लेकिन वो जो 100 रुपए हैं मेरे, वो तो 95 वैसे ही बन रहे हैं एक साल के बाद, उसकी तो वैल्यू घट रही है। और 3 रुपए मैं उससे लूंगा तो 98, मेरे 100 रुपए तो 98 ही हो रहे हैं। तो वो बोलेगा नहीं, मैं आपसे 5% एक्स्ट्रा लूंगा। यानी कि लेंडर बोलेगा कि मैं 100 रुपए देता हूं आपको, 3% आप मुझे ब्याज दीजिए और 5% और दीजिए। तो अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा रियल को मिलाकर। यह कहलाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। तो लेंडर जब ऐसा बोलता है तो बोरोअर बोलता है ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि जो 100 रुपए वो ले रहा है बाद में उसकी वैल्यू गिरने वाली है। यानी अब वो कितने हो गए? 95 रुपीज हो गए। तो उसको देना कितना पड़ रहा है? 95 + 3 + 5, यानी कि उसको उतना ही देना पड़ रहा है, 103 रुपए। तो वो तो बहुत खुश है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है और उसको उतना ही का उतना ही देना पड़ रहा है जितना वो ले रहा है और जितना डिसाइड हुआ है, तो उसके लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई दर और बढ़ जाती, सपोज ये 95 की जगह है और घट जाता, मान लो 92 हो जाता या 90 हो जाता या 80 हो जाता, तो क्या होगा? सपोज 10% घट गई, तो 85 + 3 88 + 5 = 93। तो फायदा किसका हुआ? बोरोवर का। 100 रुपए ले रहा है और दे कितना रहा है? 93। तो अंदाजा तो किसी को भी नहीं पता कितना घटेगा, ये तो अनुमान लगा लेते हैं एक साल का। तो बोरोवर भी खुश और लेंडर तो खुश है ही है, क्योंकि उसने अपना पहले से ही प्लान बना लिया कि अब मैं इसको 5% महंगाई पर ही दूंगा लोन। और बोरोवर भी खुश है क्योंकि वो सोचता है कि यार महंगाई दर और बढ़ गई, अगर मनी की वैल्यू और गिर गई तो भी मेरा फायदा है, और वैसे अगर नहीं बढ़ी तो भी मेरा उतना ही का उतना ही पैसा जा रहा है। तो ये दोनों के लिए फायदे की डील हो जाती है। एंटिसिपेटेड डिफ्लेशन, यानी कि जब सस्ते का जमाना आ जाए, अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि मनी की वैल्यू गिरेगी। ऐसा होता है कभी? होता है। सपोज आप अमेरिका में हैं और आपने 1 लाख रुपए वहां, 1 लाख डॉलर सॉरी, आपने सेव कर लिए। जब आप इंडिया आएंगे तो कितना हो जाएगा वो? अबाउट 60 लाख, 60 लाख रुपीज के से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपकी परचेसिंग पावर कितनी बढ़ जाएगी। लोग बाग विदेश जाते ही हैं इसलिए, जहां पर सस्ती होती हैं चीजें और पैसा आपके पास ज्यादा आ जाता है, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। यानी सस्ते के टाइम में आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो आप उसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यानी कि आप अभी जो 100 रुपए पे 3 रुपए ले रहे थे उससे, और आपको पता है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? सस्ता होने वाला है समय, तो मनी की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, 5% बढ़ सकती है। तो आप कहते हैं ठीक है भाई, 100 रुपए मेरा 105 रुपए होने वाला है, इसलिए मैं एज ए लेंडर मैं आपको 5% का डिस्काउंट देता हूं। यानी अब आप मुझे 100 + 3 दीजिए, -5% कर दीजिए। यानी कि आप मुझे केवल 95 + 3 98% लौटाइए, क्योंकि उसको पता है कि वो 100 रुपए 105 अपने आप हो जाएंगे। तो वो खुशी खुशी दे देता है।
बोरोअर भी खुश क्यों? क्योंकि अभी क्या है, उसको 105 रुपए प्लस 3 माइनस 5 यानी कि 103 ही देना पड़ रहे हैं, और 103 उसने लिए भी थे, तो उसके लिए तो हैप्पी हैप्पी है दोनों तरफ, क्योंकि जितना लिया उतना ही वो लौटा रहा है। मतलब उसने लिए तो 100 थे, पर जो रेट था उसी पे वो लौटा रहा है। मान लीजिए कि ये 5% ना बढ़ के केवल 2% बढ़ा, यानी कि 102 रुपए हुआ। तो 102 प्लस 3 कितना हुआ? 105 माइनस 5, तो उसको 100 रुपए देना पड़ेगा, तो बड़ा खुश होगा। अगर सस्ता हमने अंदाजा लगाया 5% की, अगर कम हुआ तो ज्यादा सस्ता तो होगा नहीं कोई भी जमाना, तो इसीलिए वो खुशी खुशी दे देता है कि हाँ भाई मेरे लिए भी ओके है। तो लेंडर भी खुश हो जाता है इस कंडीशन में, और बोरोअर तो खुश हो ही जाता है। ठीक है, तो फिशर ने ये किया है कोशिश समझाने का क्लासिकल्स में, कि क्लासिकल जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गुड्स को लेकर बात करते हैं, वास्तव में वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर चले तो ये थ्योरी अच्छी है। थैंक यू। टू बी कंटिन्यूड इन दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी कैसे गलत है और उसको क्रिटिसाइज करेंगे।